वीडियो है अपने कमर दर्द को जड़ से अलविदा कहने के लिए विद अमृतम होलिस्टिक हीलिंग। मैं हूँ इलेक्ट्रो होम्योपैथ एवं नेचुरोपैथ डॉक्टर अभिलाषा, इंदौर से। होलिस्टिक हीलिंग का अर्थ है बीमारी का ऐसा उपचार जिसमें केवल दवाइयाँ ही नहीं बल्कि जरूरी लाइफस्टाइल चेंजेस, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, योगा, मानसिक स्वास्थ्य और अन्य सभी आवश्यक पहलुओं को शामिल किया जाता है ताकि बीमारी को जड़ से समाप्त किया जा सके। इस वीडियो की प्रेरणा है क्लिनिक में बढ़ते हुए कमर दर्द के पेशेंट। इनमें सबसे चिंताजनक बात यह है कि आज 20 से 30 वर्ष के युवा भी बड़ी संख्या में कमर दर्द से परेशान होकर आ रहे हैं। जैसा हम जानते हैं कि हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन हमारे शरीर का मेन पिलर होती है। इसी के सहारे हमारा शरीर सीधा खड़ा रहता है और सभी प्रकार के स्मूथ मूवमेंट करता है। इसलिए स्पाइन को स्वस्थ रखना हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए। प्रकृति ने हमें जो हमारा स्ट्रक्चर दिया है यानी हमारा जो स्केलेटन स्ट्रक्चर दिया है वो लगभग 80 इयर्स तक के लिए स्वस्थ रहने के लिए दिया है। लेकिन हमारी कुछ गलत आदतों से या हमारे कुछ एनवायरमेंटल रीज़न से हमारी बोन और मसल समय से पहले कमज़ोर होने लगती हैं और अब हम कम उम्र में भी बैकएक की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब हर व्यक्ति में बैकएक का रीज़न अलग होता है, इसलिए मैं आज 3 मेन रीज़न आपसे शेयर करूंगी और उनके कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी शेयर करूंगी। तो पहला रीज़न पे अगर हम चलते हैं तो वो होता है बैक की मसल्स में चोट लगना या उनमें स्पाज्म आ जाना। अब लोअर बैक में मसल, लिगामेंट और टेंडन की एक बहुत ही पतली परत होती है। इससे आप हाथ लगाकर भी स्पाइन की बोन महसूस कर सकते हैं। बॉडी के अदर पार्ट के कंपैरिजन में बैक में मसल्स का लेयर बहुत थिन होता है, इसलिए चोट लगने की संभावना अधिक रहती है। शरीर में कहीं भी झटका लगे तो उसे शॉकअप की तरह हमारी बैकबोन और उसकी मसल्स ही एब्जॉर्ब करती हैं, इसलिए इसकी मजबूती सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें चोट लगने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे गिर जाना या कहीं चोट लगना, पैर मुड़ जाना, मोच आ जाना, उसका भी जर्क बैक पे आएगा, लगातार बाइक चलाना या किसी तरह के झटके लगना, सडन मूवमेंट करके शरीर को एकदम से ट्विस्ट कर देना, खड़े खड़े एकदम से पीछे घूम जाना, इससे बैक की मसल्स पे चोट लगेगी। गलत तरीके से वजन उठाना और अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वजन उठाना, वजन को गलत तरीके से धक्का देना या अपनी तरफ पुल करना और बिना किसी प्रिकॉशन के एकदम से भारी वजन उठा लेना, लंबे समय तक हाई हील पहन के रखना, इन सभी कारणों से बैक की मसल्स और लिगामेंट पर अतिरिक्त प्रेशर पड़ता है। अब यदि कमर के आसपास मोटापा अधिक है तो भी बैक की मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि मसल्स की जगह धीरे धीरे फैट ने ले ली है। अब यदि आपके काम में लंबे समय तक बैठना या खड़े रहना शामिल है और आपका फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल मूवमेंट भी बहुत कम है तो भी मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। एक ही पोस्चर में ज़्यादा समय तक बैठे रहना हमेशा बहुत ही बैक की मसल्स पे नेगेटिव इफेक्ट डालता है। अगर आप इमोशनल स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हैं तो भी शरीर में कार्टिसोल ज़्यादा बनता है जो मसल्स को स्टिफ कर देता है, मसल स्पाज्म में जल्दी आती है। बहुत नरम या बहुत ज़्यादा कठोर गद्दे पर सोना भी मसल्स को नुकसान पहुंचाता है। स्मोकिंग करने से भी मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिससे मसल्स कमज़ोर होने लगती हैं। इसके अलावा कुछ न्यूट्रिशंस जिसकी कमी से बैक की मसल्स कमज़ोर होगी, सबसे मेन कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन, मैग्नीशियम, कोलेजन, विटामिन डी, विटामिन सी, इन सब की कमी से मसल्स कमज़ोर होती हैं। तो ये जो मैंने फर्स्ट रीज़न बताया यानी जो मसल और लिगामेंट की वीकनेस है, ये सबसे मेन रूप से आजकल जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनमें देखने को मिल रही है। इसकी दर्द का एक विशेष पहचान ये है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपको कमर में एक स्टिफनेस, एक जकड़न महसूस होती है। आपका फर्स्ट मूवमेंट में दर्द महसूस होता है, लेकिन थोड़ी देर चलने फिरने के बाद दर्द थोड़ा कम होने लगता है। इसका समाधान क्या है? इस समस्या का सबसे प्रभावी समाधान यानी इसका उपाय यह है कि बैक की मसल्स को, कोर मसल्स को इतना मजबूत बनाया जाए और कुछ सावधानियां रखी जाएं जिससे मसल्स हमेशा हेल्दी रहे। तो क्लिनिक में हम इस प्रकार की समस्या का समाधान होलिस्टिकली तरीके से करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले पेशेंट की लोअर बैक को
मजबूत बनाने के लिए लगभग हमारे पास डिज़ाइन 30 मिनट के योगासन्स का सीक्वेंस है, जो हम उन्हें प्रॉपर तरीके से करना सिखाते हैं, जिन्हें वो प्रतिदिन घर पे भी कर सकते हैं। आप भी इस तरह के अपने आसन्स को एक शेड्यूल कर लीजिए, उन्हें रोज़ करिए। और कुछ ऐसी स्ट्रेचिंग्स भी बताई जाती हैं जो आप अपने वर्क प्लेस पे भी कर सकते हैं। अगर आपका लंबे समय तक बैठ के करने का काम है तो आप काम तो अवॉइड नहीं कर सकते, बट उसके नेगेटिव इफेक्ट किस तरह से कम कर सकते हैं ये आपको ज़रूर करना चाहिए। उसके लिए आपको हर 1 घंटे में कम से कम 5 मिनट एक अच्छा सा मूवमेंट करना चाहिए बॉडी का, ताकि ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो जाए और उसके सिटिंग के दुष्प्रभाव कम किए जा सकें। सबसे अच्छा एक और तरीका बताती हूँ। अगर आपको लंबे समय तक बैठना है कुर्सी पर, तो आप पैरों को हमेशा लटका के कभी ना रखें, फुट रेस्ट पे रखें। और फुट रेस्ट की ऊंचाई भी इतनी हो कि आपके घुटने और आपकी हिप्स एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए, यानी आपका हिप के लेवल पे आपके घुटना रहे। लगभग 1 फीट का आपको नीचे से सपोर्ट देना पड़ेगा। बैक को सपोर्ट करने के लिए भी आप एक सॉफ्ट कुशन लगाएं। चेयर पे हमेशा आर्म रेस्ट होना जरूरी है। कभी भी एक तरफ चेयर पे झुक के ना बैठें। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप हर घंटे उठकर मूवमेंट जरूर करें। वजन उठाते समय भी आपको कुछ प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। अपनी क्षमता से अधिक वजन कभी ना उठाएं, किसी की हेल्प ले लें। वजन उठाते समय घुटने को मोड़कर ही वजन उठाएं, केवल कमर झुकाकर वजन ना उठाएं। वजन हमेशा अपने शरीर के पास रखकर उठाएं। वजन को आप डिस्टेंस से उठाने की कोशिश ना करें। वजन अगर ऑब्जेक्ट आपसे दूर रखा है तो पहले उसके पास जाएं, घुटने से झुकें, उसके बाद वजन उठाएं। वजन को उठा के भी आप कभी भी ट्विस्ट ना करें, पीछे की तरफ एकदम से घूमें ना। अच्छा, और दो अगर आपको लंबे समय तक खड़े रहना है तो हमेशा दोनों पैरों पर इक्वल वजन बनाकर रखें। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि अगर आपको लंबे समय तक खड़े रहना है, आपका वर्क में शामिल है कि आपको लंबे समय तक खड़ा रहना है, तो आप अपने दोनों पैरों को इस तरह रखिए कि उनका वजन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। आपकी बॉडी का वेट दोनों पैरों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए एक फॉर्मेशन होता है जो इन्वर्टेड वी के रूप में होता है। यानी अपने पैरों को आप 1 से 1.5 फीट जो भी आपके शोल्डर लेंथ विड्थ है उसके अकॉर्डिंग अपने पंजे रखिए। उसके बाद अपने दोनों पंजों के आगे की उंगलियों को एक दूसरे के पास और एड़ियों को एक दूसरे से अपोजिट ले जाएं। तो इस तरह से एक वी शेप, इन्वर्टेड वी शेप बन जाता है, जो आपके बैक मसल्स के लिए लंबे समय तक खड़े रहने के लिए बहुत सपोर्टिव है। तो इससे पैरों की स्थिति को आप मेंटेन करके अपना लंबे समय तक प्रोलॉन्ग आपकी स्टैंडिंग को भी आप इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा आपका न्यूट्रिशन भी उतना ही ज़रूरी है मांसपेशियों और हड्डियों की मजबूती के लिए। तो हम प्लांट बेस्ड मेडिसिन का उपयोग करते हैं। हमारी जो पैथी है उसमें सारी मेडिसिन प्लांट बेस्ड ही होती हैं और इन्हीं में प्राकृतिक रूप से कैल्शियम और आवश्यक जो भी मिनरल होते चाहिए हमें वो सभी होते हैं। इसलिए इनकी बायो अवेलेबिलिटी भी बेस्ट होती है और शरीर द्वारा ये आसानी से अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो ये इसी रूप में उपलब्ध होते हैं कि बॉडी आसानी से इन्हें अब्जॉर्व कर सके। अब यदि कैल्शियम शरीर में सही प्रकार से अब्जॉर्व नहीं होगा तो ये शरीर के अन्य भागों में जमा होकर एक नई प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो अपना न्यूट्रिशन प्राकृतिक भोजन या प्राकृतिक दवाओं से ही पूरा करने की कोशिश करें। स्ट्रेस को ट्रीट करना मतलब कमर के स्पैज़म को ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस को भी हम लोग बहुत ही अच्छी रेमेडीज से ट्रीट करते हैं। ध्यान रखें कि जब भी दर्द हो यानी बॉडी में आपकी इन्फ्लामेटरी कंडीशन बन चुकी है तब कभी भी एक्सरसाइज शुरू ना करें। आपको मसाज भी नहीं करवानी है। अगर दर्द है तो अपना मैट्रेस चेक करें। अगर वो मैट्रेस पुराना होकर बहुत कड़क हो गया है तो उसे चेंज करें। जब भी सोकर उठें तो झटके से सीधे ना उठें, करवट लेके उठें, पैरों के बीच में पिलो रखें। अगर आप जिम स्टार्ट करते हैं तो हमेशा एकदम से जाके आप हैवी वेट ना उठाएं। कम से कम 3 to 4 मंथ अपने बैक की मसल्स को कंडीशनिंग होने के लिए समय दें। उसके बाद ही वेट बियरिंग एक्सरसाइज शुरू करें। तो अगर दर्द आ जाए तो इस तरह कुछ सावधानियां रखें, पैरों के बीच में पिलो रखें, तो कुछ प्रिकॉशंस आप रखें। अब हम अपने बैक एक के दूसरे कारण को समझते हैं जो ज़्यादातर एज बढ़ने के साथ दिखता है।
यानी थोड़ा सा एज रिलेटेड है। इस प्रकार का दर्द स्पाइन की संरचना यानी उसके स्ट्रक्चर में किसी प्रकार की खराबी यानी डिफॉर्मिटी आ जाने के कारण से होता है। अब स्पाइन में क्या और क्यों प्रॉब्लम आ जाती है, इसे समझने के लिए पहले हमें स्पाइन की बेसिक संरचना को समझना होगा। थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे समझेंगे तो आप अपने शरीर को और बेहतर तरीके से समझ पाएँ और ताकि आप उसकी और अच्छे से केयर कर पाएंगे। तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है जिसे हम स्पाइन कहते हैं, ये 33 छोटी छोटी हड्डियों के टुकड़ों को एक के ऊपर एक इस तरह व्यवस्थित रखकर बनाई गई एक सुंदर सी संरचना है जिसे हम स्पाइन कहते हैं। और जो ये 33 छोटे छोटे हड्डी के टुकड़े हैं, इन्हें हम वर्टिब्रा कहते हैं। ये वर्टिब्रा सॉलिड बोन के बने होते हैं। अब वर्टिब्रा की दो हड्डियां आपस में रगड़ ना खाएं, इसके लिए इनके बीच में एक नरम कार्टिलेज और जेल से भरा हुआ कुशन होता है जिसे हम डिस्क कहते हैं। तो दो तरह के वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होती है। अब इन्हीं वर्टिब्रा और डिस्क के बीच में से होके सारी नर्व का पूरा जाल निकल के आपके बॉडी में जाता है। तो इसलिए जब भी इस तरह के डिस्क और वर्टिब्रा में आप प्रॉब्लम आती है तो नसों में भी प्रॉब्लम आ जाती है। अब इस पूरे पिलर को यानी पूरे बोन के इस स्ट्रक्चर को, पिलर को सीधा खड़ा रखने के लिए इसके आसपास मसल, लिगामेंट और टेंडन की कवरिंग होती है। यही कारण है कि बैक की मसल्स का और लिगामेंट्स का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि ये पूरा पिलर और इसकी सभी वर्टिब्रा और डिस्क अपनी जगह अपनी स्थिति पे बनी रहे। अब मसल्स को तो हम फर्स्ट रीजन में एड्रेस कर ही चुके हैं। अब हम देखते हैं स्पाइन की जो ये वर्टिब्रा यानी जो बोन और डिस्क है, इनमें क्या क्या समस्या हो सकती है। सबसे पहले वर्टिब्रा की हड्डियों में सूजन आ सकती है जिसे हम आर्थराइटिस भी कहते हैं। अब ये किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, मे बी बैक्टीरियल और वायरल, जो कि इसके अलावा गाउट से हो सकती है जो कि बॉडी का वेस्ट है और बाहर नहीं निकल पाया है किसी रीज़न से। कुछ ऑटो इम्यून कंडीशंस हो सकती हैं जिसके कारण भी वर्टिब्रा में सूजन हो सकती है। दूसरा, कुछ लोगों में एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम की एक प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें जो वर्टिब्रा की बोन है वो बोन डिहाइड्रेट हो सकती है, वो डीजेनरेट हो सकती है या उनमें ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से वो खुरदुरी हो सकती है। अब इस तरह के प्रॉब्लम में वो थोड़ा सा अपना जो नेचुरल शेप होता है वो खो देती हैं। अब वर्टिब्रा में कहीं कुछ हड्डी बढ़ जाती है या वो वर्टिब्रा कमज़ोर होकर झुक जाती है तो उसका जो नेचुरल शेप है वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से उनके बीच का गैप भी कम हो जाता है। और गैप कम होगा तो उनके बीच में से जो नसें निकल के जाती हैं शरीर में वो दब जाती हैं और दर्द होता है। अब बात करते हैं डिस्क की, जो कि सॉफ्ट होती है और शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है हमारी बॉडी में या हमारी स्पाइन में। अब यदि कोई चोट लगती है, अचानक कोई झटका लगता है, गलत तरीके से वजन उठाने में आता है या बढ़ती उम्र के साथ डिस्क में भी किसी तरह का डैमेज हो जाए तो उसका भी आकार बिगड़ जाता है। डिस्क भी अपनी जगह से सरक भी सकती है। अब डिस्क अगर मिसबैलेंस हो गई तो उसे हम स्लिप डिस्क कहते हैं। इन दोनों स्थितियों में आसपास की जो नसें जाती हैं उनमें दबाव पड़ता है। अब यदि ये दबाव साइटिका नर्व पर पड़ता है तो दर्द कमर से शुरू होकर पैरों तक पहुंच जाता है। इसके साथ ही पैरों में झुनझुनी, भारीपन या सुन्नपन भी महसूस हो सकता है। ऐसे दर्द को न्यूरोपैथिक पेन कहते हैं। तो इस दर्द की पहचान इस तरह से हो सकती है कि इस प्रकार का दर्द चलने, लंबे समय तक खड़े रहने या काम करने से बढ़ता है और आराम करने पर कुछ कम हो जाता है। कई बार पैरों में भारीपन महसूस होता है, झुनझुनी आ सकती है या चलने में थोड़ी कठिनाई। कई बार पैर उठता ही नहीं है, पेशेंट ऐसा बोलते हैं हमसे तो पैर ही नहीं उठता चलते समय। तो ये सब न्यूरोपैथिक पेन है। अब इनका समाधान क्या है? तो इस प्रकार के दर्द में डॉक्टर की कंसल्टेंसी लेना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसमें रेस्ट करना और बेल्ट का सपोर्ट देकर रखना भी जरूरी हो जाता है। रेस्ट इसके लिए एक बड़ी रेमेडी प्रूफ होती है। अपनी मर्जी से मसाज करवाना, एक्सरसाइज शुरू कर देना या लगातार पेन किलर लेते रहना और ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि अधिक पेन किलर खाने के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एसिडिटी बढ़ सकती है। अब हमारे क्लिनिक में जब इस प्रकार की समस्या वाले पेशेंट्स आते हैं तो हम
उन्हें हमारी जो नेचुरल मेडिसिन्स हैं उनका उपयोग करते हैं, जो मेडिसिन्स इतनी पावरफुल होती हैं कि जो डिस्क के कार्टिलेज को और हड्डियों के टिश्यू को भी रिकवर कर सकती हैं। उनकी डिजेनरेशन अगर हो गया है तो उनमें नए टिश्यू डेवलप हो जाते हैं, बोन डेंसिटी बेहतर होती है, सूजन और दर्द भी बिना पेन किलर के ही कम होता है, स्पाइन की मसल और नर्व की रिकवरी भी जल्दी ही हो जाती है। वी बिलीव कि वास्तविक हीलिंग प्रकृति से ही आती है, इसलिए हमारे आसपास हमारे नेचर में सिम्फाइटम, कैलकेरिया फॉस, रूटा ग्रेवेनिलिस, रस्टॉस, विंसी ऑफिशिनलिस जैसे अनेक औषधीय पौधे होते हैं। अब इन प्लांट्स की हीलिंग एनर्जी हमारे ट्रीटमेंट में जो यूज़ होने वाली मेडिसिन है उनमें उपलब्ध होती है। यदि गठिया या रूमेटाइड के कारण स्पाइन में कोई समस्या आ रही है तो शरीर से यूरिक एसिड या अन्य अपशिष्ट पदार्थों को जो बाहर एक्सक्रीट नहीं हो पा रहे उन्हें प्रॉपर तरीके से बाहर करा जाता है, मेटाबॉलिज्म सुधारा जाता है और डाइजेशन को बेस्ट किया जाता है, जिसकी वजह से इस तरह के जो वेस्टेज हैं वो बॉडी में क्रिएट ना हो। वर्टिब्रा के प्रिवेंशन के लिए पानी, प्रोटीन, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी ना होने दे बॉडी में, और डिस्क के प्रिवेंशन के लिए कभी भी झटके से वजन ना उठाएं और सही पोस्चर अपनाएं, हमेशा इरेक्ट स्थिति में बैठें, कमर को स्लाउच करके सोफे पे लंबे समय तक ना बैठें। अब बात करते हैं कमर दर्द के तीसरे कारण की, जिसे कि हम रेफर्ड पेन कहते हैं। रेफर्ड पेन का अर्थ है कि कमर दर्द तो कमर में महसूस होता है, लेकिन उसका ओरिजिन यानी उसका वास्तविक कारण शरीर के कोई दूसरे अंग में छुपा होता है। जैसे देखते हैं हम कि किडनी में अगर पथरी है तो उसका दर्द कमर में आता है रेफर्ड पेन होके। यूरिनरी ब्लैडर में या यूटीआई में अगर इन्फेक्शन है यूरिनरी ब्लैडर में तो भी उसका दर्द आपको बैक में महसूस होगा। यूट्रस में अगर सूजन है, एंड्रोमेट्रोसिस है, तो उसकी वजह से भी बैक में पेन आएगा। जब स्मोकिंग करते हैं ज़्यादा तो शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उसकी वजह से बैक में पेन हो सकता है। ज़्यादा खांसी हो लगातार बनी रहे तो बैक में पेन होगा। जब पेट पे अत्यधिक फैट है या पेट पे बहुत ज़्यादा टमी है तो भी आपको बैक में पेन आएगा, क्योंकि पेट का जो फैट है वो एक एक्स्ट्रा बैगेज के रूप में बाहर इधर की तरफ सामने लटकेगा, तो पीछे से जो नर्व आती हैं पेट तक उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है और मसल्स में और नर्व में स्पाज्म की स्थिति क्रिएट होती है। तो इस तरह से बैक में पेन फील होता है। अगर लंबे समय तक गैस या इंडाइजेशन रहे तो उसकी वजह से, पेट में बनने वाली गैस की वजह से भी बैक में पेन आता है। घुटने, एंकल या पंजे में, घुटने में या पंजे में अगर पेन है जिसके कारण व्यक्ति थोड़ा टेढ़ा या प्रॉपर नहीं चलता, तो इस स्थिति में भी कमर में दर्द आ जाता है, क्योंकि जब हम देखते हैं वास्तविक समस्या कहीं और है परंतु दर्द कमर में महसूस होता है। तो आप अपने दर्द का कारण समझें और उसे रूट से अगर आप दूर करना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। हम दवाइयाँ कुरियर के माध्यम से उपलब्ध करा देते हैं। इस वीडियो में हमने कमर दर्द से बचाव के भी कुछ तरीके बताए हैं जो कि बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। तो वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसे फॉरवर्ड करें, सही लोगों के पास सही जानकारी पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लोग फ़ायदा ले सकें। थैंक यू।